नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो सवाल ये है कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। दरअसल ये वो सवाल है जिस पर आज बहुत बड़े लेवल पर बहस की जरूरत है, व्यापक बहस की जरूरत है, क्योंकि एक तबका इस देश में ऐसा है जिसे ये लगता है कि उनकी आज़ादी खतरे में है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, भारत का सेक्युलरिज्म, भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। और ये बहस तेज हुई है कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों से शुरू हुए हिजाब विवाद के बाद, जो अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुका है। पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो बुलडोजर से सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई को देख पा रही हैं। अब जम्मू कश्मीर के ही फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब मुसलमानों का मजहब खटक रहा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जहां मुसलमानों का मजहब खटक रहा हो, हिंदुस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने विलय किया था। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमने यानी उन्होंने उस हिंदुस्तान के साथ विलय किया था जिसमें हर मजहब को बराबर नजरिए से देखा जाएगा। ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को अहमियत दी जाएगी। ये उमर अब्दुल्ला का बयान जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाकी मजहबों को दबाया जा रहा है। अगर ये कहा गया होता कि एक मजहब को तरजीह दी जाएगी तो शायद फैसला, भारत में विलय का फैसला अलग हो सकता था। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल क्वेश्चन है कि उमर का बंटवारे वाला बयान, ध्यान से सुनिएगा, उमर का बंटवारे वाला बयान वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आपका रिस्पांस इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, बड़ी बहस अब से बस थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को विलय का जो पत्र है वो पढ़ना चाहिए। जो विलय पत्र है वो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के हिसाब से तैयार किया गया था। बौखलाहट के अंदर आके ये इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। ये बात सही है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश की हैसियत से कश्मीर का विलय हुआ था। जिस तरह से नफरत और घृणा बढ़ रही है उसको देखकर हर आदमी आश्चर्य है। तो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी और ऐसे कई लोग जिन्हें लग रहा है कि भारत में मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये स्पष्ट करते हुए अब जो तस्वीर आप देखेंगे, दरअसल ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर है। और आप देखिए, गोरखपुर जहन में क्या आता है? योगी आदित्यनाथ। धार्मिक स्थलों पर यहां पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जिस बात को बहुत ट्विस्ट करके सबके सामने रखा जा रहा है, दरअसल एक्शन की बात हर धार्मिक स्थल पर की जा रही है। इस समय आप देख रहे हैं गोरखपुर से ये तस्वीर, लाउडस्पीकर की आवाज यहां भी कम की गई है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की तेज आवाज के खिलाफ आप जानते हैं योगी सरकार सख्त है और इसके लिए उन्होंने शुरुआत अपने घर से की है। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में प्रशासन ने लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर यानी गोरक्षा पीठ के महंत कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ये उमर अब्दुल्ला को पता होना चाहिए। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तो रही गोरखपुर की तस्वीर, अब आपकी स्क्रीन पर है बलरामपुर की तस्वीर। ये देवी पाटन मंदिर की तस्वीर है। ये मंदिर अगर आपको बताएं तो देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और योगी आदित्यनाथ इस मंदिर के भी संरक्षक हैं। देवी पाटन मंदिर को योगी आदित्यनाथ का दूसरा घर भी कहा जाता है, लेकिन यहां भी शासन के निर्देश के मुताबिक, प्रशासन के निर्देश के मुताबिक लाउड स्पीकर हटा लिए गए। और ये एक या दो तस्वीर नहीं, उत्तर प्रदेश से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां लाउडस्पीकर की तेज आवाज की वजह से मंदिर, मस्जिद, हर धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं।
कई मंदिर और मस्जिदों ने, ये सोचने वाली बात है और ये नेताओं को समझ भी आनी चाहिए कि कई मंदिर और मस्जिदों ने खुद लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया। ये अलग बात है कि फिर भी उमर अब्दुल्ला यही कह रहे हैं कि सिर्फ मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर विवाद है और इसीलिए ताल ठोक के आज हम ये पूछेंगे कि क्या बंटवारा पॉलिटिक्स से भड़काएंगे उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उन्हें क्यों कहना पड़ा कि भारत में नहीं आते, ये वो भारत नहीं है, नौबत क्यों आई, तो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लाउडस्पीकर पर अजान होगी क्या तभी भारत महान होगा? हम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। हिजाब की लड़ाई कश्मीर के विलय तक कैसे पहुंच गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुसलमान के नाम पर क्या ये वोट बढ़ाने का काम है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर लगातार चर्चा, और हटेगा नकाब तो क्या खतरे में आ जाएगा मुसलमान? क्या नकाब हटने से मुसलमानों को किसी तरह का खतरा है? कम से कम जो बयानबाजी की जा रही है उसके बाद ये सवाल उठता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुज अत्रे हैं। हमारे साथ याना मीर है, सोशल एक्टिविस्ट है। सुशील पंडित आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, कश्मीरी पंडित हैं। और हमारे साथ गगन भगत हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। गगन भगत, तस्वीरें हमने दिखा दी दर्शकों को, शुरुआत में ही दिखा दी ताकि दर्शकों को कम से कम गुमराह ना किया जा सके, उन्हें भड़काने का काम ना किया जा सके। आपका जवाब मैं चाह रही हूं। अब उमर साहब ने नहीं देखी क्या तस्वीरें? आपने अपने आप को म्यूट पर रखा है, प्लीज खुद को अनम्यूट करें। आदित्य जी नमस्कार, और जी न्यूज़ से सभी दर्शकों का स्वागत है। और बहुत ही जिम्मेदारी से बात मैं कहना चाहता हूं कि उमर साहब का जो बयान है, जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, जो एक धार्मिक संतुलन है, एक सेक्युलर स्टेट है हमारे देश का, उसको बिगाड़ने की एक प्लान स्ट्रेटेजी के तहत कोशिश हो रही है। क्योंकि देश में इस समय मुद्दा जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, चाइना अंदर आ गया है। ये सारे मुख्य मुद्दों से बात को भटका कर कहीं और लेके जा रहा है। जो कर्नाटका से बात शुरू हुई है वो कश्मीर तक लाई गई है, क्योंकि चुनाव है यहाँ पर चुनाव है जम्मू कश्मीर में। तो मैंने शुरू में ही कहा कि चुनाव है JNK में, जम्मू कश्मीर में, इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब का इस तरह की बयानबाजी तो नहीं कर रहे। आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभी आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए सर, एक बार मैं चाहती हूँ दर्शकों को सुनवा दें। इन मुद्दों में से कितने मुद्दों का जिक्र उमर अब्दुल्ला ने किया जब वो बोल रहे थे? अपने स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं। इसी रिएक्शन को जरा इसी प्लेट के साथ फुल स्क्रीन लेकर जाएं और जरा दर्शक भी पढ़ पाए क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने। तो सर, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। गगन भगत, अब इसके बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ना आपको ना दर्शकों को। जी बिल्कुल, उमर साहब का बिल्कुल साफ मैसेज है कि जिस समय जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था तो उस समय जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या जो थी वो 80% से ज्यादा थी, लेकिन उनके पास सीधा एक चॉइस थी कि वो इस्लामिक मुल्क जो पाकिस्तान के साथ जाएं या भारत के साथ जाएं। उस समय शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फैसला किया कि जो 20% लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, वो कहां जाएंगे अगर इस्लामिक मुल्क साथ जाते हैं वो। तभी उन्होंने भारत से विलय का फैसला किया। और आज कहीं पर ऐसा देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। हमारे संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं सेकुलरिज्म। के शर्मा, इनका आरोप है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप। देखिए आदित्य जी, इनके बयान से बहुत स्पष्ट है, उमर अब्दुल्ला के बयान से, कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता ने ही राजनीतिक से जीवन से इनको दरकिनार कर दिया। वहां की मेन स्ट्रीम में अब ये बचे ही नहीं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि ऐसा जो है मैं बेवजह का बयान दूं जिसमें विवाद पैदा हो और किसी तरह में चर्चा में आऊं, इसलिए वो अपने इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि उस दिन उमर अब्दुल्ला और इनके अब्बा जान की जबान से कि इनकी बोलती बंद हो गई थी जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू भाइयों को बाहर निकाला गया। उस समय वो क्या ऐसा कश्मीर और ऐसा कश्मीर देखना चाहते थे जहां कश्मीरी पंडित ना हो? आज उनको ये वो समझ में आ रहा है। आज जबकि देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं,
अरे संविधान तो मानना ही पड़ेगा। 70 सालों तक आपने मनमानी की है, आरोप लगा रहे हैं आप हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति में आप जीते रहे। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना इतने मन का ख्यालात थे इनके। यह देश तो हिंदुओं का है ही है, इसमें कहां उसमें दो मत। जो भी इस देश में रहता है सब हिंदुस्तानी है, इसमें कौन वो कह सकता है? इसमें हिंदू राष्ट्र की क्या बात हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल बीजेपी कह रही है हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं। आपकी पार्टी भी है जो लगातार इसी तरह के आरोप लगाती है कि कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है बार बार। राहुल गांधी को माइनॉरिटीज की बहुत चिंता रहती है। देखिए, राहुल जी को सबकी चिंता रहती है निश्चित तौर पे, न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व में जहां जहां जो भी समुदाय पर भी एक्शन होता है तो उन्हें उसमें भी धर्म दिखाई देता है ना सर, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि जब अतिक्रमण पे कार्रवाई और बुलडोजर धर्म विशेष को देख करके चलाया जाएगा, कोई भी योजना जब धर्म विशेष को टारगेट करके बनाई जाएगी तो निश्चित तौर पे सवाल तो पूछे जाएंगे सरकार से और उनको जवाब भी देना चाहिए कि आखिर क्या बुलडोजर की आंख केवल वही निशाना क्यों होती है कि जो समुदाय इनको पसंद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए कांग्रेस का तो फर्ज है सवाल पूछना, राहुल जी की जिम्मेदारी है इस देश के सबसे बड़े विपक्षी दल होने के नाते और सबसे बड़े नेता होने के नाते सवाल पूछेंगे और पूछते रहेंगे, क्योंकि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है और इसकी जो बुनियाद जो हमारे पंथ निरपेक्ष देश में आपकी पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं सर। आपकी पार्टी पर मोहम्मद अदनान मलिक हमारे साथ है पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। महबूबा मुफ्ती को हिजाब में भी पॉलिटिक्स दिखाई देती है, महबूबा मुफ्ती को लाउडस्पीकर में भी पॉलिटिक्स दिखाई देती है, महबूबा मुफ्ती को बुलडोजर चलता है तो वो भी दिखता है कि माइनॉरिटी पर ही चल रहा है सर। जब डिस्क्रिमिनेशन होगी, जब डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी तो महबूबा मुफ्ती तो बोलेगी। आप हिजाब की बात कर रहे हैं, आज की डेट में हमें कहा जाता है कि औरत लेडीज कहां से कहां पहुंच गई हैं। आप एक बेस्ट एग्जांपल है जो हमारा इस समय इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं। अगर आप पे कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड थोप दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? एक लेडी अगर पढ़ना चाहती है, इस कॉलेज में स्टडी करना चाहती है, उसके ऊपर आप एक ड्रेस कोड डाल रहे हो कि आपको भाई इस पर्टिकुलर ड्रेस कोड में आना है। अगर महबूबा मुफ्ती उसका रिप्लाई देती है या ऐसे लोगों को सपोर्ट देती है तो क्या इसमें क्या गलत है? नहीं अदनान मलिक, क्योंकि आपने मेरा एग्जाम्पल लिया सर, क्योंकि आपने मेरा ही एग्जाम्पल लिया तो मैं कुछ भी सुन लीजिए सर, अब जवाब सुनिए ना। आपने पूछा मुझसे, आजादी की बात की, तो सर उस आजादी का मतलब ये नहीं है ना कि मैं इस मंच पर आकर कोई भी कपड़े पहनकर आ जाऊंगी सर, कुछ भी पहनकर आ जाऊंगी क्या मैं इस मंच पर? और ये जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें इस सवाल के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें भी इस सवाल के बारे में सोचना चाहिए। क्या वो मुझे इनफॉर्मल कपड़ों में देखना चाहेंगे इस डिस्कशन में? एक ड्रेस कोड से वो आपत्तिजनक नहीं है ड्रेस। अच्छा, अब आप ड्रेस कोड पर आए, अब आपको ड्रेस कोड याद आया। अभी थोड़ी देर पहले आप फ्रीडम की बात कर रहे थे, अब आप ड्रेस कोड पर आए सर। फ्रीडम की बात कर रहा हूँ एज पर देयर चॉइस, एज पर द चॉइस ऑफ द वुमेन। और ये एज पर चॉइस ऑफ द वुमेन, आप जिस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं सर, हम एजुकेशनल, आप जिस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनके अपने नियम कायदे होते हैं, उनकी अपनी रूल बुक होती है। आप ये मुझे बताएं, महबूबा मुफ्ती को इस देश में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, उनके इस आरोप का आधार क्या है, किस बिना पर वो ये कहती हैं? अगर एक वुमेन को डिस्ग्रेड किया जा रहा है, उसको हैरास किया जा रहा है ओनली हिजाब पहने पे, तो महबूबा मुफ्ती तो बोलेंगे। हिजाब पहनने में हैरेस किया जा रहा है, जब हिजाब पहनने में हैरेस किया जा रहा है। हमारे साथ याना मीर है, याना मीर, क्योंकि बहुत इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि महिलाओं को चॉइस होनी चाहिए, महिलाओं के पास ऑप्शंस होने चाहिए। या ये अधिकार क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर है? अधिकार क्या सर्टेन पैरामीटर्स में नहीं है? जी देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगी तो मुझे भी लगता है कि हिजाब जो चीज है, हिजाब अबाया से अलग है, और हिजाब जो चीज है वो किसी की यूनिफॉर्म के बीच में नहीं आती, किसी प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ता। लेकिन जब ये बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं कि चॉइस होनी चाहिए, महिलाओं को चॉइसेस हैं। जिस तरह महिलाओं को चॉइस होनी चाहिए उस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी यूनिफॉर्म की पैरामीटर्स को क्या रखें। और लड़कियों को चॉइस है, वो इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकती है। इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को यहाँ बंद तो नहीं किया जा रहा, वो बहुत अच्छी एजुकेशन देती हैं, और इस तरह के इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस में भी ये लड़कियां जा सकती हैं जहां पे रोक टोक नहीं होगी, चाहे वो हिजाब की हो या अबाया की हो, इनको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो चॉइस हर किसी को होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को।
और रही बात उमर अब्दुल्ला की, जो उन्होंने बात की, वो कहते हैं कि हमने इल्हाक नहीं किया इसकी वजह से उसकी वजह, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि कश्मीरी पंडितों ने भी जो उनको वोट्स दिए थे जब वो रहते थे वहां पे, उन्होंने भी तो यही सोच के दिया होगा कि ये सेक्युलर जगह है कश्मीर। उन्होंने तो ये सोच के नहीं दिया होगा कि ये लोग, इनके अब्बा जान जो हैं वो लास्ट मिनट पे एक्सोडस के 2 दिन पहले ही ये चले जाते हैं लॉलेस स्टेट में, कश्मीर को छोड़ के वो यूके चले गए थे। इन्होंने तो ये सोच के इनको वोट नहीं दिया था ना कि कभी इनको अपनी वैली से अपना घर छोड़ के निकलना पड़ेगा। क्या कश्मीरी पंडितों ने ये सोच के इनको वोट दिया था? जब ये इलाक की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात, इन्होंने कौन से सेक्युलरिज्म को बचाया है कश्मीर में? इंपॉर्टेंट सवाल है गगन भगत, दीजिए जवाब। कौन से सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला? बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा। मेरी बहन को शायद ये पता नहीं है, ये एक्सोडस एक दिन में नहीं हुआ था, इट वाज अ ग्रेजुअल, 10 साल लगे। केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार थी और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे जगमोहन, उस समय के गवर्नर थे, और ये बात है चर्चा में पहले आ चुकी है। गगन भगत, आपने कहा ये एक्सोडस 1-2 दिन में नहीं हुआ था, कई साल लगे, ग्रेजुअल था, ग्रेजुअल था सर। तो बाकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, आप मुझे जरा ये बताएं, बीजेपी के समर्थन वाली सरकार कब आई और उससे पहले राजीव गांधी की सरकार नहीं तो किसकी सरकार थी? देखिए, जब आप डेटा उठा के देखिए, जब मैं डेटा उठा के देख चुकी हूँ, मैं डेटा उठाकर देख चुकी हूँ, जब हुआ और किस तरह से इसकी शुरुआत 86 में हो गई थी, मैं वो भी देख चुकी हूँ सर, मैं वो भी पढ़ चुकी हूँ। आप जरा 89 खत्म हो गया। नहीं, आप बताइए मुझे, आपने अभी कहा ना कि उससे कई सालों पहले शुरू हो गया, तो आप बीजेपी के समर्थन वाली सरकार, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, वो कब आई थी, सत्ता में कब आई सर? जो बीपी सिंह की सरकार थी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो इनके टाइम भी एक्सोडस नहीं हुआ क्या? कंटिन्यूसली हुआ, और आज भी वहां पर एक्सोडस हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार टोटली फेल है। आप पहले जो आपसे सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। खाली फिल्म, ये क्या झूठ है? ये आप क्या बातें कर रहे हैं? ये क्या झूठ बोला जा रहा है? वीपी सिंह के बाद किसकी सरकार आई थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई थी सीधा। वीपी सिंह के बाद आप ये बताइए, वीपी सिंह के बाद 91 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, झूठ बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं सर। मैं बताता हूँ, मैं पंडित जी को डेटा चेक कर लीजिए, आप डेटा चेक कर लीजिए, पहले मैं सारा डेटा चेक कर लीजिए सर। सुशील पंडित को मैं फ्लोर दे रही हूँ। सुशील पंडित, ये डेटा चेक कर रहे हैं, जरा बता दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सेक्युलर है, जिसकी दुहाई आज उमर अब्दुल्ला बार बार दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम तो हर मजहब को बराबरी का दर्जा देते हैं, हमसे तो नहीं कहा गया था, हम तो भाईचारे की बात करते हैं, हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इस भाईचारे को तहस नहस करना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं कि उमर अब्दुल्ला तब कहां थे जब कश्मीर से उनकी मुट्ठी भर हिंदू माइनॉरिटी, जो 5% के करीब थी घाटी के टोटल पॉपुलेशन की, उसको बेदखल किया गया, मारा गया, लूटा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया, स्त्रियों के साथ बेहुरमती की गई। तब उमर अब्दुल्ला कहां थे? तब फारूक अब्दुल्ला कैसे छोड़ के चले गए? उन्होंने 1997 में जब वो फिर से आए, ये गगन गुप्ता जैसे लोगों को सामने रख करके ये अपने ही समुदाय के लोगों पर कालिख पोतने का काम इनसे करवाते हैं। इनसे पूछा जाए कि 1996 में फारूक अब्दुल्ला फिर वापस आए थे, और जो कश्मीर ने 90 से 96 तक नहीं देखा था, वो 96 में शुरू हुआ। वंदहामा उनके काल में आया जब 24 लोग खड़े करके मार दिए गए। संग्रामपुरा उनके काल में आया जब 11 लोग मार दिए गए। बड़े बड़े नरसंहार, सामूहिक नरसंहार फारूक अब्दुल्ला के काल में शुरू हुए, जब वो 96 में फिर से तश्तरी में रख करके उनको सत्ता सौंपी गई। तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं दुनिया को? या तो इन्हें पता नहीं है, या ये जानबूझकर लीपापोती कर रहे हैं, और नाम गगन गुप्ता है इसीलिए इनको सामने रखा गया है। इनको हमारे समुदाय में से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो खुद पर ही थूकते हैं, खुद पर ही लानत भेजते हैं, खुद का ही मुंह काला करते हैं और झूठ बताते हैं सच को लीपापोती करके। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीतिक टुकड़ों पर पलने वाले लोग अपने सभ्यता, संस्कृति, समाज, देश की जड़ उखाड़ने का काम दुश्मन के हाथों करवाने के लिए तैयार रहते हैं। ये खुद फारूक अब्दुल्ला ने, मैं आपको एक तथ्य देता हूं जो अकाट्य तथ्य है। जब 1996 में फारूक अब्दुल्ला वापस आए
तो 1997 में वो एक बिल लेकर के आए। वो बिल था माइग्रेंट प्रॉपर्टी एलियनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रेस सेल एक्ट 1997। उसमें उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की परिभाषा क्या है, इनएलिएनेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा क्या है, डिस्ट्रेस की परिभाषा क्या है, और उसके अंदर वो माइग्रेंट की परिभाषा देते हैं। और माइग्रेंट की परिभाषा देते वक्त वो कहते हैं जो 1 नवंबर 1989 1 नवंबर 1989 से जिन्होंने घाटी खाली करना शुरू किया वो माइग्रेंट कहलाएंगे। उस समय इनकी फारूक अब्दुल्ला की चीफ मिनिस्टर सरकार थी जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, और देश में राजीव गांधी की सरकार। अब जवाब लीजिए सुशील पंडित जी। सुशील पंडित जी जवाब लीजिए। उनका नाम गगन भगत। गगन भगत, जो सवाल यहाँ पर सुशील पंडित उठा रहे हैं, जो सेक्युलर होने के दावे हैं एनसी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सीधे तौर पर बड़ा सवालिया निशान। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले सुशील जी को बता दीजिए मेरा नाम डॉक्टर गगन भगत है, गगन गुप्ता नहीं। मैंने बोल दिया। नंबर 2, नंबर 2, ये सुशील पंडित जी वही हैं जब कांग्रेस काल में ये उनके तलवे चाटते नजर आते थे, और आज भाजपा काल में किस तरह की भाषा है गगन भगत? आज यहाँ पर किस तरह की भाषा है? ये किस तरह की भाषा है? सुशील पंडित जैसे बहुत से लोग हैं कश्मीरी पंडित समुदाय से जो हर सरकार में फायदा लेते हैं और यहाँ पर आकर बीच में बैठ के खुलेआम बैठ के की सरकार का परोपकार करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ सुशील पंडित जैसे और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो भी सत्ता में सरकार जिस पार्टी की भी रहती है। बिल्कुल, ये आपकी तार्किक दलीलें हैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के बचाव में। ये दलील है आपकी? देखिए, नहीं, ये आपकी दलील है। बताना चाहता हूँ कि नहीं, मैं आपसे फैक्चुअली कुछ बातें करना चाहती हूँ। फैक्ट्स पर बात कीजिए मुझसे। गगन भगत, मुझसे फैक्ट्स पर बात कीजिए। पहले ही सुनाइए क्या कहा था उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा पहले दर्शकों को सुनाइए। विलय को लेकर क्या कहा वो हम आपको सुना चुके हैं। कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब जरा वो रिएक्शन लेकर आए प्लीज। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, मैं पढ़कर सुना देती हूं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, क्या माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? आपको सिर्फ हमारा धर्म खटकता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है। ये नफरत यहां डाली जा रही है, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तो गलत क्या कह रहे हैं मैडम? ठीक कह रहे हैं वो। सर आपने अभी शायद शुरुआत में तस्वीरें नहीं देखी और आपने शायद सुना भी नहीं। सर आपने शायद सुना भी नहीं, आपने शायद सुना नहीं और तस्वीरें नहीं देखी। तस्वीरें लेकर आइए वापस स्क्रीन पर, तस्वीरें लेकर आइए। पहले सबसे पहले तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, सबसे पहले ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि सिर्फ मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। सुन लीजिए सर, नहीं इस तरह से मैं बात नहीं करूंगी। अगर आप फैक्चुअली इनकरेक्ट बात करेंगे तो ऐसे बात नहीं होगी। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, तथ्य स्क्रीन पर हैं और बावजूद उसके आप झूठ बोल रहे हैं। सर किस बात का झूठ? आदित्य दीजिए मुझे बताएं जरा, कौन सा झूठ आप बताएं, स्पष्ट करें मुझे जरा, झूठ कौन सा है बताएं, प्लीज बताएं। ये क्या है? क्या माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? आपको सिर्फ हमारा धर्म खटकता है? क्या बातें हैं, क्या बातें हैं? ये है वैसे आपको ये पता होना चाहिए, वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उमर अब्दुल्ला साहब, उनके पिताजी सीएम रह चुके हैं। आदित्य जी, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस देश में इलेक्शन होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अब आप ध्यान से सुनिएगा गगन भगत, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बने कानून, अदालतें उन पर फैसला सुनाती हैं। और अदालत ने क्या कहा? तीनों जजमेंट लेकर आई एक एक करके। आदित्य जी मेरी बात सुन, ध्यान से सुनिए। आपकी बात ध्यान से मैं तब सुनूंगी जब आप उसे तथ्यात्मक तौर पर सही बात करेंगे। किन कोर्ट्स ने क्या कहा लाउड स्पीकर को लेकर आपको पता है? पहले आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए इस देश में कौन सी अदालतें हैं जो लाउड स्पीकर को लेकर फैसले सुना चुकी हैं? आप ये बताइए, मुझे तथ्यों पर बात कीजिए। किसी भी एक धर्म को अगर टारगेट किया जाएगा तो प्रॉब्लम है। इस देश में अदालतें लाउड स्पीकर पर बात कर रही हैं, अगर उनके फैसले हैं तो धर्म को टारगेट कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ बात क्या हो रही है? आप कहाँ मोड़ रहे हैं बात? नहीं, कहाँ बात हो रही है? वही बात हो रही है। तथ्यों का आईना दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोर्ट कह रही है, ऑनरेबल कोर्ट कह रही, सम्मान करेंगे उसका, लेकिन तो कब करेंगे? ऐसे करेंगे सम्मान? ऐसे करेंगे सम्मान कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? लाउड स्पीकर में भी एक धर्म ढूंढ रहे हैं, वो कर रहे हैं यहाँ पर, कर रहे हैं यहाँ। जम्मू कश्मीर आइए ना, हालात पता लगेंगे आपको। दिल्ली सर मैं जम्मू कश्मीर एक बार नहीं कई बार जा चुकी हूँ, आपको शायद पता नहीं है।
क्लिप्स भेजूंगी, या पता भी होगा तो अनजान होंगे, शायद आप श्रीनगर में नहीं होंगे, आप शायद श्रीनगर में नहीं होंगे, बहुत शोज कर चुकी हूँ, क्लिप भेज दूंगी। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं आपको क्लिप्स भी भेज दूंगी। मेरे दर्शक जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं मैं कितनी बार जा चुकी हूँ श्रीनगर। नहीं सुनिए, खाली श्रीनगर नहीं, मैं त्राल भी जा चुकी हूँ, मैं शोपियान भी जा चुकी हूँ सर, मैं जा चुकी हूँ कश्मीर में उन इलाकों में भी जहाँ शायद आप नहीं जा रहे होंगे आजकल। सुशील पंडित 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आ रही है। और के शर्मा, सुशील पंडित और के शर्मा, प्लीज जल्दी जल्दी। अदिति जी, आप जिस तरह के कुतर्कियों को यहां पर लाती हैं, जो तथ्यों के बिना बात करते हैं, जो लॉजिक के बिना बात करते हैं, जो अपना आत्मसम्मान आत्मा बेच करके यहां बैठे हैं। नहीं बीजी आप ले रहे हैं प्लीज, बीजी हम ले रहे हैं मुद्दे पर बात। वो पंजाबी में एक कहावत है, मात्र 4 डीडीसी हैं इनके पास। मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं, मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं। ये जो आपके कार्यक्रम में मुकर रहे हैं से, इसका कोई इलाज नहीं है। आप यही काम कांग्रेस शासन में करते आए थे, भाजपा को गालियां देते थे उस समय। आप मुझे बताइए, मुझे किस शासन से कौन सी मतलब कोई नहीं, किस शासन से कौन सा लाभ मिला मुझे बताइए। भाजपा का सपोर्ट नहीं है, आप जिनकी गोद में बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। सिर्फ रखा गया हुआ है भाजपा के लिए करने के लिए, काम करने के लिए रखा गया। आपका केवल आपका बयान तो देता ही नहीं है। और देश के दुश्मन की गोद में सुशील जी, आप हर चैनल में बैठ के सिर्फ और भाजपा की चाटुकारी कर रही है। एक बार में एक आवाज प्लीज। कोई बयान मायने नहीं रखता है, आपके झूठ मायने रखते हैं और हमारा सच मायने नहीं रखता है। यह है आज की तस्वीर। आपका झूठ, आपका प्रपंच, आपका पाखंड मायने रखता है और हमारा सच, हमारा अनुभव मायने नहीं रखता है। आपको जगती में फ्लैट्स मिले हुए हैं, राशन ले रहे हैं, रिलीफ आपको ले रहे तो हैं, फ्लैट्स कहते हैं, शरणार्थी कैंप को आप फ्लैट्स कहते हैं। आपको राशन किसको फ्लैट मिल रहा है, किसको राशन मिल रहा है, कौन? सुनिए मेरी बात, ये आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है उमर अब्दुल्ला जो आरोप लगा रहे हैं। आज का टॉपिक है जब वो ये कहते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और फिर वो तस्वीरें आती हैं जिसमें किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है, हर धार्मिक स्थल पर एक्शन लिया जा रहा है। हिजाब को लेकर फैसला अदालत का है, कॉन्स्टिट्यूशन की दुआई आप देते हैं, अदालतों के फैसले मानते नहीं है। के शर्मा, और फिर मैं आपको सुनवाऊंगी क्या कहा था उमर अब्दुल्ला ने। आदित्य जी, के शर्मा। आदित्य जी, एक तो आश्चर्य है कि एनसी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं जिनको की राजनीतिक जानकारी 1% की नहीं। कितना बड़ा झूठ ये बोला इन्होंने। ये कह रहे अटल जी की सरकार थी बीपी सिंह के बाद, इनको पता ही नहीं कि नरसिंह राव की सरकार थी। 8 महीने कुल जो है बीपी सिंह की सरकार चली। उसके पहले वो अपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक, इनकी साथ की इनकी सरकारें जो है 5 साल से चल रही थी। राजीव गांधी की केंद्र में सरकार चल रही थी। इनको कुछ नहीं पता है, झूठ बोलना है आके किसी तरह से। लेकिन मुझे आज आश्चर्य एक दूसरी बात का भी हुआ कि सूप तो सूप छलनी भी बोले। वो हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी गा रहे थे कि एक समुदाय पर चलेगा तो हम तो बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे। आपकी जबान बंद हो गई थी जब राजगढ़ में 300 साल पुराना मंदिर जो है बुलडोजर से ढा दिया गहलोत सरकार ने, उस मुगलिया सरकार ने। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये मुगलिया सरकार आप चला रहे हैं। आप तुष्टीकरण के लिए मंदिर ढा देंगे वहां पर, यह आपकी है, क्योंकि सोनिया गांधी को खुश करना है, हिंदुओं पर अत्याचार करना है आपको। आपका शासन है तो आप वहां पर आदेश निकालेंगे कि रमजान के समय केवल मुसलमानों की बस्तियों में जाएगा बिजली, हिंदुओं की बस्तियों पे वो नहीं रहेगा। क्यों? उस समय राम जो है दशहरे का जो है नवरात्र का व्रत चल रहा है हिंदुओं का, वो व्रत नहीं रहते हैं। आप केवल एक तुष्टीकरण के लिए करेंगे। आप ये आर्डर निकालेंगे कि छतों में धर्म ध्वज नहीं लगेगा, शोभा यात्राएं नहीं निकलेंगी, कोई शोभा यात्रा को छत से देख नहीं पाएगा, और जब शोभा यात्रा निकलेगी तो पुलिस जो है बाहर से ताला लगाएगी। ठीक है, इस पर अनुज अत्रे से जवाब लेंगे। इस पर अनुज अत्रे से जवाब। राहुल गांधी की क्या जबान बंद हो गई है? जी, एक धर्म की बात कर रहे हो जी। शर्म नहीं आती? दर्शकों को हम सुनवाते हैं उमर अब्दुल्ला ने बिजली को लेकर क्या कहा है, सुनिए जरा। इट इज इनकॉम्पिटेंस और इट इज डिलिबरेट कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए
अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम शहरी और इख्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। याना मीर, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बुलडोजर मैंने बीते दिनों में देखा है, बुलडोजर का धर्म, मैंने लाउडस्पीकर का धर्म देखा है, अब तो मैं बिजली का भी धर्म देख रही हूँ। जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप लव जिहाद की बात करें, लव जिहाद को रोका गया क्योंकि वो इस्लाम के जो उसूल हैं उसके खिलाफ है। किसी को बेवकूफ बना के शादी करना इस्लाम के उसूल के ही खिलाफ है। जब लव जिहाद के खिलाफ एक्शन लिया गया तो बोला गया कि एंटी इस्लामिक है। ट्रिपल तलाक जो है औरतों की इक्वालिटी, औरतों के एम्पावरमेंट के खिलाफ है। जब इस पे एक्शन लिया गया फिर बोला गया कि ये इस्लाम के खिलाफ है। सीए जो है वो पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज, जो हमारे आसपास के देशों में पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये डिसीजन लिया गया। उसमें भी कहा गया कि ये एंटी इस्लामिक है। जो हिजाब है, हिजाब को कुछ इंस्टीट्यूशंस नहीं मानती, कुछ मानती है। जो नहीं मानती वो नहीं रखना चाहती हिजाब एज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज इट कम्स अंडर यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करना चाहती है वो इंस्टीट्यूशंस। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, इसको भी एंटी इस्लामिक कहा गया। जो लाउड स्पीकर्स है वो नॉइज पोल्यूशन के तहत, उसकी वजह से वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, वो चाहे गुरुद्वारे हो या कहीं भी हो, हर जगह पे लाउड स्पीकर को बैन किए जाने का पक्ष रखा जा रहा है फॉर द सेक ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब इसको भी एंटी इस्लामिक कह रहे हैं। हर एक चीज को अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानती हूं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा सिर्फ 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो भी सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी श्रीनगर में, और ये बहुत ही गलत है। ये किस तरह की गवर्नेंस है मैं नहीं जानती, और इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन यही चीज यूपी में भी है। कुछ बहुत सारे शहर है यूपी में जहां सिर्फ 6 घंटे आजकल इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। बहुत सारे झारखंड में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हर जगह। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की प्रॉब्लम है, इसको भी एंटी इस्लामिक कहा जा रहा है। तो मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि हर एक चीज को क्यों, हर एक चीज में इस्लाम को क्यों घसीटा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है मोहम्मद अदनान मलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याना मीर जो उठा रही है। बिजली कट हो तो मुसलमान खतरे में, महिलाओं को ट्रिपल तलाक बैन करने से अधिकार मिलने लगे तो इस्लाम में दखलंदाजी, अगर लाउड स्पीकर पर की आवाज को कंट्रोल करने की बात हो तो मुसलमान खतरे में। ये विक्टिम नैरेटिव, विक्टिम कार्ड कब तक चलेगा? मैडम, मसला ये है कि देश को डेवलपमेंट की राजनीति से छोड़ के देश को मोल्ड किया जा रहा है इन्हीं मसलों में। जैसे पहले मेरे भाई वो एनसी के प्रवक्ता ने कहा था कि लोगों के पास इस टाइम इतने बड़े कंट्री में मतलब पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, डीजल कहाँ पहुंच गया है, आप एम्प्लॉयमेंट का मसला देखो कहाँ पहुंच गया है। ये तो आप मैडम मुफ्ती को बताइए ना सर, ये तो आप मैडम मुफ्ती को बताइए। मैडम मुफ्ती की हुकूमत, मैडम मुफ्ती कितनी बार इन मुद्दों को लेकर सड़क पर आई हैं सर। उन्हें तो रोज वो तो कहती है मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी लिविंग पर, उनके घर पर, कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। और अरे उन्होंने तो भाई बीजेपी के साथ सरकार चलाई है आपकी पार्टी ने, और कभी वो कोर इश्यू से बाहर नहीं गई। आप ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, अगर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने ये बात कह दी कि भाई अफ्तारी और सहरी के टाइम आप बिजली का ध्यान रखें, इसमें रिलीज इशू कहां से आ गया? ये तो हर गवर्नमेंट सिंपल कह सकते थे ना, सिंपल कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे, सिंपल कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे। पर्टिकुलर कहां इन्होंने कहा शहरी और इफ्तारी में ही चाहिए बस बिजली, वैसे बिजली की जरूरत नहीं है। अभी आप डेवलपमेंट की दुहाई दे रहे थे मुझे। आप उनकी वीडियो क्लिप भी निकाल के दिखा दें मुझे कि कहां उस पे कहा गया है कि पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करने के लिए शहरी और इफ्तार के टाइम पे बिजली कट हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस पर ध्यान रखा जाए। क्या गलत है? आपको सुनवा देते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, बाइट, साउंड बाइट सुन लीजिए। और इट इज डिलिबरेट कि शहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए, अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम शहरी और इख्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। इट इज इनकॉम्पिटेंस और इट इज डिलिबरेट कि शहरी और इख्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए।
अब कहाँ से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास। मोहम्मद अदनान मलिक, इट इज इनकॉम्पिटेंस और इट इज डेलिब्रेट, क्या मतलब है इसका? और एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए, इसका क्या मतलब है सर? जज्बातों का एहसास, अगर कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पर अफ्तारी का टाइम होता है, हमारा तहरी का टाइम होता है, कि ऑब्वियस बात है जो मुस्लिम कम्युनिटी पर्टिकुलर लोग से जुड़े हैं वो सिर्फ सहरी खाते हैं, वो इफ्तारी करते हैं। सर कह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी आज पीडीपी के प्रवक्ता एनसी का बचाव कर रहे हैं। खैर मैं समझती हूँ, नहीं वो गुप्कार, ठीक है सर, सुन लीजिए एक और रिएक्शन सुनिए, एक और रिएक्शन प्लीज। आप सर डोंट ट्राई टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल प्लीज। आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। आपको सिर्फ सुना मोहम्मद अदनान मलिक, आपने मोहम्मद अदनान मलिक एक और बात सुनवाऊं, ये आपने सुन लिया सर? अब एनसी की स्टेटमेंट को लेकर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बात की है, ना कि उनके पूरे। नहीं सर, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी आपको उनका रिएक्शन सुनवा दिया है, और मैंने आपको अभी आप जो थोड़ी देर पहले फिर से अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से भी सुनवा सकती हूँ, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। एक बार फिर से सुनवा दीजिए, सर को भी सुनवा दीजिए और गगन भगत जी को भी सुनवा दीजिए, उसके बाद याना मीर का रिएक्शन लेंगे प्लीज। आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली। तो याना मीर, इन स्टेटमेंट्स में सेक्युलरिज्म झलक रहा है, सेक्युलरिज्म की छाप है इन स्टेटमेंट्स में। कम से कम अदनान मलिक एक चीज और गगन भगत तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज कहूंगी, वैसे तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं नहीं, एंड आई डोंट बिलीव इन गिविंग पर्सनल कमेंट्स एनीवेयर। सबकी पर्सनल लाइफ खुद की पर्सनल लाइफ होती है, बट आई नो दिस इज अ कांग्रेसी स्टाइल, बट स्टिल आई विल टेल यू दिस। ये जो हमारे बोल रहे हैं ना बार बार, हमारे कपड़े हमारे, ये वही बंदा बोल रहा है जो रमजान में शादी अटेंड करके आया है। रमजान में हम एक्चुअली स्पीकिंग हम कैमरा के सामने भी नहीं आते, ये बंदा शादी अटेंड करके आया, ये बोल रहा है हम मुसलमान, हम ये। मुझे बस इतना समझ में नहीं आ रहा, हर एक चीज में जैसे आपने कहा महबूबा मुफ्ती कब वो एक जायज मुद्दा लेकर उतरी हैं, या ये कब एक जायज मुद्दा लेकर उतरे हैं। इस तरह के रेटोरिक्स चलाते चलाते एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड को करते हैं आगे ये लोग, और उसके बाद बोलते हैं कि देश में ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो मुस्लिम्स के खिलाफ है। लेकिन माहौल कौन क्रिएट कर रहा है? हर एक चीज में, हर एक प्रॉब्लम में हिंदू मुस्लिम लेकर यही लोग तो आते हैं, और सेक्युलरिज्म की दुहाई देने यही लोग तो आते हैं। फिर ये कहते हैं कि देश में ऐसा माहौल हो रहा है, और वो भी खुद जो है वो उस दे देमसेल्व्स डोंट फॉलो, खुद को इतना मुसलमान बोलते हैं, लेकिन आप बताइए रमजान में कौन जाता है शादी अटेंड करने के लिए? हालांकि मैं पर्सनल कमेंट्स नहीं, और दूसरी बात तार्किक तौर पर बात करेंगे, लेकिन जो आपने दूसरे पॉइंट उठाया है, सबसे पहले गगन भगत, उस पर आपका जवाब, और अदनान मलिक, ये जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड है ये आपकी पार्टी ही क्रिएट करी है। उन्होंने एक बात उन्होंने अच्छी की कि हम लोग, हमारे, ये डिवाइड कौन क्रिएट कर रहा है? ये पॉइंट उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। गगन भगत, पहले आपका जवाब, क्योंकि आपकी पार्टी से सीधा सवाल है, और उसके बाद मोहम्मद अदनान मलिक प्लीज। मैं अपनी बहन याना को ये बोलना चाहता हूं कि रमजान में जो कुछ प्रतिबंधित है तो कैमरा फेस करना भी है। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और इस्लाम की दुहाई देते हैं आप यहाँ बैठकर, ठीक है ना? ये बात उन्होंने खुद ही उठाई, ये बात उन्होंने खुद ही जिक्र किया इस बात का। यहाँ बैठे हुए, यहाँ खुद बैठे हो आप कैमरा पे। मैंने थोड़ी बोला, वो बयान मेरा नहीं, उमर अब्दुल्ला का था। मैंने तो बोला है कैमरा भी नहीं फेस कर। आप तो कर रहे हो, लेकिन आप तो कर रहे हो ना कैमरा फेस। मैं दुहाई नहीं दे रही हूँ ना, लेकिन अरे गगन भगत जी, दुहाई कोई नहीं दे रहा है। मैं उनकी बात कर रही हूँ, दुहाई तो वो दे रहे हैं, हमारे लोग। मैं तो सारे इंडियंस की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक कम्युनिटी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ ना। बिल्कुल आप कम्युनिटी विशेष की बात नहीं कर रही हैं। हाँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आज उमर साहब ने जो बात कही है, वो बात कही है, मुसलमान बोला है
तो वो अगर अपने सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़े होना चाहते हैं तो आई एम नॉट सेइंग आई एम अ परफेक्ट मुस्लिम, बट इफ ही इज सेइंग दैट ही इज सो परफेक्ट अ मुस्लिम एंड ही केयर्स सो मच अबाउट ओनली द मुस्लिम कम्युनिटी, ही डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स, ओनली द मुस्लिम, देन हाउ इज ही रिप्रेजेंटिंग? मैं तो हर किसी के लिए केयर करती हूँ, मैं हर किसी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मगर ही इज रिप्रेजेंटिंग ओनली मुस्लिम कम्युनिटी, तो देन ही शुड बी फॉलोइंग द मुस्लिम कम्युनिटी प्रॉपर्ली। तो फिर व्हाट इज ही डूइंग? वो कहते हैं रमजान, उनको ये चीज उनको प्रॉब्लम नहीं हुई कि शादियों में जाते, ये जाते, वो जाते, लेकिन इफ्तियारी पे लाइट नहीं आई और सिर्फ सहरी पे लाइट नहीं आई। लाइट होनी चाहिए, मैं भी कहती हूँ पावर कट्स नहीं होने चाहिए, खास करके क्योंकि कश्मीर में नदियां हमारी कश्मीर से निकलती हैं, हमें तो पहला हक मिलना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पे, ये तो मैं खुद कहती हूँ। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं बोला, उन्होंने इस चीज में भी इस्लाम को लाया। जब वो हर चीज में मेरे मजहब को यूज करते हैं तो मेरे मजहब को फॉलो भी करें ना उसी तरह से परफेक्टली। जब हर चीज में मेरे मजहब को यूज करेंगे, फिर उनको बोले पहले अच्छे मुसलमान खुद होकर दिखाएं। मैं तो दुआ ही नहीं दे रही परफेक्ट मुस्लिम होने की। गगन भगत जी, जवाब हो गया? याना मीर बहन का हो गया कि बाकी है कुछ? अगर क्या हो गया, क्या होता है ये हो गया क्या? इतने सारी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट रख दी उन्होंने आपके सामने, कि और करना है? जवाब नहीं है आपके पास? बहुत जवाब है मेरे पास। भाजपा ने, केंद्र ने अपने ABCD बड़े लोग बिठाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, वो हमें हर चैनल पे नजर आते हैं, और यहाँ याना बहन मेरी कुछ कह रही है तो कुछ मुझे अजीब नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत से लोग बिठाए हुए हैं, पेड एजेंट्स बहुत सारे बैठे हुए हैं कश्मीर में, जो यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज। नंबर 2, पेड एजेंट है पाकिस्तान के, उसमें कोई सेंस थोड़ी है। पेड एजेंट आप लोग भी हो पाकिस्तान के, फिर मैं भी कह सकती हूँ। आप हो गया क्या? नहीं गगन भगत, ना पेड एजेंट है इसलिए बोल रही है। नहीं गगन भगत, बीजेपी का टिप्पणी करिएगा नहीं। वैसे जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, वैसे कुछ नेता ऐसे भी हैं गगन भगत, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दूसरों के बारे में कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन खुद भी वही कर रहे होते हैं, खुद वही कर रहे होते हैं और दूसरों से कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ऐसे नेता भी। और सुने सर, और सुने, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे तो आपकी चॉइस है, आप क्या कहना चाहती हैं, आप क्या पहनना चाहती हैं, आप क्या खाना चाहती हैं। मैं दूंगी के शर्मा जी फ्लो, प्लीज सर 1 मिनट दे दीजिए मुझे। क्या खाना चाहती हैं, कहना चाहती हैं सर? आप 2 मिनट में आप बिफर गए याना मीर से, क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया। बस इतनी देर में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू चूज व्हाट टू वेयर, ये सब खत्म हो जाती है। बहुत सारे पेड एजेंट बैठे हुए कश्मीर में। सर निजी सर्टिफिकेट, आप ये निजी कमेंट मत कीजिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए। दलीलों पर अगर आपको बात करनी है, उन्होंने जो सवाल उठाया उस पर जवाब दीजिए, उस पर जवाब दीजिए। मैं वो बोलता हूँ, आज उमर साहब ने सवाल उठाया, रिलीजियस इंटॉलरेंस का उठाया है, और आज भारत को भी आप देख लीजिए, अगर आपके पास समय है देखने का, उस तरफ देखने का समय है, अगर देख लीजिए, बाहर के देशों ने भी सवाल उठाया है कि इंडिया में जो हालात हैं, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, उसका इंडिया कुछ करना पड़ेगा। आदित्य जी थोड़ा ध्यान दीजिए उस तरफ भी। उमर साहब ने वही बात कही है, रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात की है। यहाँ कोई इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। गगन भगत, अब ये आप आधे तथ्य कहां से लेकर आते हैं? जिन्होंने सवाल उठाया था आपने शायद मिस कर दिया, आपने शायद मिस कर दिया। जिन्होंने सवाल उठाया था उन्हीं की धरती पर खड़े होकर उन्हें जवाब मिला है, उन्हीं की धरती पर खड़े होकर उन्हें जवाब मिला है। आदित्य जी, के शर्मा, कुछ नहीं मिला यहाँ पर सर। आपके पास दलीलें नहीं है, दलीलें खत्म हो गई है। के शर्मा और उसके बाद सुशील पंडित, जल्दी जल्दी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं आदित्य जी, अभी जो है ये एनसी के जो प्रवक्ता है, पता नहीं क्या भगत हैं, ये कह रहे हैं कि कश्मीर में भाजपा के 2-4 लोग हैं। कश्मीर जो है तो आपके बाप की जागीर है? नहीं, आपके बाप की है। ये अब्दुल्ला के बाप की जागीर है? आपके बाप है ना, आप अब्दुल्ला के बाप की जागीर है कि वह भाजपा ही नहीं हो सकता? एक सेकेंड प्लीज, तार्किक तौर पर बात कीजिए, तार्किक तौर पर बात कीजिए प्लीज। निजी हमले इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं प्लीज। आदित्य जी, शर्मा जी को बताइए, पंडित जी को बात बताइए। मैं कह रहा हूं वहां पर यदि भाजपा है, नहीं भाजपा यदि वहां पर है, भाजपा के लोग हैं या समर्थक है, तो क्या कर लोगे आप? नहीं, क्या कर लोगे आप वहां पर? क्या कर लोगे आप उनको मार के भगा दोगे वहां से? आपकी हैसियत है ये करने की? धमकी दे रहे हो बैठ के? कानून के दायरे में बात कीजिए प्लीज, और भाषा का ध्यान रखिए प्लीज, भाषा का ध्यान रखिए प्लीज, भाषा का ध्यान रखिए। नहीं, इस तरह की दलीलें नहीं, इस तरह की दलीलें नहीं। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए और मर्यादा मेंटेन कीजिए प्लीज। इस बहस की मर्यादा, इसको मर्यादित तरीके से करेंगे बहस को, प्लीज प्लीज। और दूसरी बात, लीजिए सर, गगन भगत जवाब लीजिए, गगन भगत जवाब लीजिए। एक चीज और याद रखिए, एक चीज और याद रखिए गगन जी, मुझे भी पता है कि आपको मैं बता दे रहा हूं, जो आप कह रहे हैं इस देश में आज नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का है,
एक ऐसा ही नेता जिसका विश्व स्तर पर जो है सम्मान है। और ये आप मुझे मत समझाइए, ये मत समझाइए कि बाहर के देश कह रहे हैं कि भारत में कुछ करना पड़ेगा। किसी की ताकत नहीं है कि भारत के आंतरिक मामलों पर, किसी की ताकत नहीं है कि भारत के आंतरिक मामलों पर कोई हस्तक्षेप कर दे। मैं आपसे बता रहा हूं, किसी की ताकत नहीं है। और जिसकी रोटी खाते हो ना, जिस पाकिस्तान की रोटी खाते हो, उसकी तो बिल्कुल ताकत नहीं है कि भारत के अंदर इंटरफेरेंस करते। ये याद रखना, ये बाहर की रोटी खा के दलाली करना बंद करो, एजेंटगिरी करना बंद करो। भारत के अंदर जो है इंटरफेरेंस करोगे। आपके अब्बाजान बिरयानी खाने गए थे, जिसकी दलाली खा रहे हो, जिसकी रोटी खा रहे हो। इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं। ना कोई पेड एजेंट किसी को बुलाएगा ना। के शर्मा जी सुनिए मेरी बात ध्यान से। के शर्मा जी प्लीज, आप इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से, प्लीज आप एक सेकेंड। ये किस तरह आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? ये बहस हो रही है, ये किस लेवल की बहस हो रही है? गगन भगत, आपसे भी जो सवाल है उन सवालों को छोड़कर आप दूसरों को, आप सुन लीजिए सर। जब ये एक बात बताएं मुझे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जब सीएम बने तो किसी बाहरी मुल्क ने बनाया था कि सीएम, या इस देश की जनता ने बनाया था? जम्मू कश्मीर की जनता ने बनाया, जम्मू कश्मीर की जनता ने बनाया था। हाँ तो फिर जनता ही बनाएगी, तो वहीं से सर्टिफिकेट ले आप। फिर आपको सर्टिफिकेट चाहिए बाहरी देशों से, बाहरी ताकतों से? कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना। तो फिर आपने यहाँ दलील में कैसे कहा? फिर आपने आधी बात क्यों की? आपने सिर्फ हाफ फैक्ट्स क्यों रखे? आपने ये क्यों नहीं कहा कि विदेश मंत्री ने जवाब दिया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि विदेश मंत्री से जवाब मिला उन्हीं की जमीन पर? नहीं कहा आपने, क्योंकि आपको दुष्प्रचार करना है, क्योंकि आपको दुष्प्रचार करना है। कुछ वैसे ही है जैसे लाउड स्पीकर अगर मस्जिद पर हो तो उमर अब्दुल्ला को दिखाई देता है, लेकिन अगर वही लाउड स्पीकर उसकी आवाज मंदिर में कंट्रोल की जा रही हो या मंदिर से उसे हटाया जा रहा हो तो वो उमर अब्दुल्ला को दिखाई नहीं देगा। वही गुरुद्वारे से हटाया जा रहा हो तो वो भी उमर अब्दुल्ला को दिखाई नहीं देगा। तो सर ऐसे बात नहीं होती है, इसीलिए आपकी राजनीति पर सवाल उठते हैं, इसीलिए उठते हैं आपकी राजनीति पर सवाल। सुशील पंडित, उसके बाद अनुज अत्रे, प्लीज। अदिति जी, आपको अब्दुल्ला के वक्तव्य पर आपत्ति तो हो सकती है, लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिसको ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसका ओरिजिनल नाम, मौलिक नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, बहुत समझाने बुझाने पर उन्होंने अपने नाम को बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन जो मूल सोच है, जो जड़ है, जो बीज है, वो सांप्रदायिकता में ही है। और इसीलिए इन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने का हवाला देकर 370 जैसी अवधारणाएं हमारे संविधान में थोपी गई। उन्हीं की तुष्टिकरण के लिए ये थोपी गई, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। आज भी वो उस मानसिकता से नहीं निकल पा रहे हैं। ये मुसलमान इस्लाम इसीलिए करते हैं क्योंकि बीज में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुखौटा मात्र है, एक आडंबर, एक पाखंड मात्र है। और इसीलिए इनको हिंदुओं की नस्ल कुशी पर एक भी थ्योरी नहीं चढ़ती है दिमाग पर, माथे पर। लेकिन इफ्तारी में बिजली कमी आ जाए तो इनको इस्लाम खतरे में दिखाई पड़ता है। यह प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से आप चार चिरकुटों को बहस में बिठाकर उनकी तरफ से ऐसे नहीं निजी टीका टिप्पणी नहीं, प्लीज सुशील पंडित जी, आप खुद इतने वरिष्ठ हैं, इतने टीवी डिस्कशंस में आप आए हैं, कश्मीरी पंडितों की बातें आपने रखी है सर। आपको करोड़ों लोग सर देखें, इस मंच पर करोड़ों लोग आप सभी को देख रहे हैं, सभी पैनलिस्ट को देख रहे हैं। प्लीज सर, भाषा पर थोड़ा सा संयम नहीं। लेकिन दो लोग बिना जानकारी, बिना ज्ञान, बिना अनुभव, बिना तर्क के यहां पर आकर के केवल हल्ला करते हैं। उनको क्या कहा जाए? उनका केवल नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके हिंदू नाम होने का भ्रम पैदा करके इस्लाम की और जिहाद की पैरवी करवाई जा रही है। क्या कहा जाए? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मोहम्मद अदनान मलिक जी, पहले आपका जवाब, उसके बाद गगन भगत, जल्दी प्लीज। पीडीपी हमेशा बिलीव करती आई है, हमारे एक गुलदस्ते की तरह ये मुल्क है, जिसमें हर एक गुलदस्ते में हर एक मजहब का फूल जो है वो लगे तो अच्छा लगता है। जो एक ही मजहब का, एक ही तरह का फूल चाहते हैं, उससे पीडीपी की आइडियोलॉजी ना मिलती है, ना कभी मिलेगी। और जो एक ही चश्मे से पूरे देश को देख रहे हैं, एक ही चश्मे से सबको देख रहे हैं, उससे पीडीपी कभी ना उनका साथ देगी
ना उनके साथ कभी रहेगी, ना तभी मैं हमेशा उनके को सिर्फ मुसलमान, ये जो करती गुलदस्ता है उसमें सिर्फ मुसलमान ही दिखाई दे रहे हैं। इस गुलदस्ते में नहीं दिखाई दे सिर्फ रहा उन्हें है। मुसलमान ही बीजेपी दिखाई ने दे जम्मू रहे से भी बड़े अच्छे हैं, वोट सिर्फ लिए हैं। मुसलमान ही दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं सर। गगन भगत उसके बाद अनुज अत्रे, प्लीज जल्दी जल्दी। वैसे गगन भगत मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आप प्लीज उमर अब्दुल्ला साहब से भी शेयर कर लीजिएगा। पुराने लखनऊ में 433 लाउड स्पीकर हटाए गए और कई लाउड स्पीकर्स की आवाज कम की गई। और आपको ये बता दूं, ये सिर्फ मस्जिदों से नहीं हटाए गए, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने प्रशासन को सहयोग दिया। और ये जो 433 जगह जहां पर लाउड स्पीकर हटाए गए या आवाज कम की गई, इसमें मंदिर भी शामिल है, इसमें मस्जिद भी शामिल है, इसमें गुरुद्वारे भी शामिल है। सर बिल्कुल स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य। सभी धर्म मिलकर साथ चले, यही तो हम चाहते हैं, सब साथ मिलकर चले, किसी एक धर्म विशेष को टारगेट ना किया जाए। चाहते हैं, मानते नहीं है, दीजिए, नहीं चाहते हैं, मानते नहीं है। तभी तो उमर अब्दुल्ला ने कहा जो कहा, फिर से सुनवाना पड़ेगा क्या कि क्या कहा उन्होंने? हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी में आदित्य जी। हाँ, वो तो दिखी थी आइडियोलॉजी, तब भी दिखी जब 89, 90 में क्या हुआ तब भी दिखी सर, वो तो दिखी आइडियोलॉजी। उसके बारे में बार-बार बात करने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नहीं सर, आपके लिए वो सिर्फ बात करना है सर। लाखों की संख्या में लोगों के सिर से छत छिन जाना, तब सेक्युलरिज्म को कुछ नहीं हुआ। अब उनके ऊपर, उनके दर्द के ऊपर अगर एक फिल्म आ गई, तब उसमें भी पॉलिटिक्स लेके आना और ये कहना अरे ये तो मेजॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये तो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, ये तो गलत तरीके से दिखाया गया है, ये सब सेक्युलरिज्म है, ये सब सेक्युलरिज्म है। जी बहुत बधाई देता हूं इसके फिल्मकारों को जिन्होंने बनाया इनको, और बीजेपी के वो लोगों ने जिन्होंने इसके पोस्टर चिपकाए, मैं बहुत बधाई देता हूं इनको। ऐसे शर्मा जी जैसे बड़े कार्यकर्ता इनके पास है जो पोस्टर लगाते फिरते हैं, टिकटें बांटते फिरते हैं। और दूसरा निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी टीका टिप्पणी नहीं, वो बीजेपी के प्रवक्ता है सर। नहीं, अगर आपके पास दलीलों में सिर्फ इसी तरह के निजी हमले हैं, किसी को आप पेड एजेंट बताएंगे, किसी को आप कहेंगे पोस्टर लगाते फिरते हैं सर, तो फिर तो बहुत आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। फिर आप अपनी पार्टी का बचाव नहीं कर सकते, या तो आपके पास अपनी पार्टी के बचाव में कुछ है नहीं, या फिर आप सक्षम नहीं है। कोई बात नहीं सर, अपनी पार्टी का बचाव करने में अगर आप सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं। के शर्मा जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद ज्ञान अमीर प्लीज। आदित्य जी मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अभी जो पीडीपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सबको एक नजर से देख, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, इस आवास योजना में जो है क्या हिंदुओं को और मुसलमानों दोनों भाइयों को मकान मिले हैं? नहीं मिले। 38% लाभार्थी जो है एक वर्ग विशेष का है। आज जो है मुद्रा योजना के तहत जो यहां पर ऋण दिया गया, उसके लाभार्थी क्या दोनों समुदाय के लोग हैं? नहीं। आज मैं कहता आपसे पूछता हूं, जो जनधन योजना आई, जो उज्ज्वला योजना है, जो उजाला योजना में घर घर बिजली पहुंचाए गए, तो क्या उसमें कोई धर्म और जाति देखकर निर्णय किया गया? जितने जो है, जो भी उसमें आता है, या आयुष्मान भारत है, जो भी उस कैटेगरी में आता है, सबको समान रूप से दिया गया। यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ चलती है। सर आप विश्वास, कुछ लोगों का विश्वास तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि सर आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन विश्वास कुछ लोगों का हासिल नहीं कर पाए सर, और वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। देखिए सुन, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल मेरी बात सुनिए। कुछ लोगों का विश्वास इसलिए नहीं होगा कि उनके चेहरे में सांप्रदायिक चश्मा चढ़ा हुआ है, जो अभी आपको दिख रहा है। उमर अब्दुल्ला से क्या उससे विश्वास हमको हासिल होगा? कैसे हासिल होगा? उनको तो विरोध करना है ना, कि हर बात का विरोध करना, और यही तो भगत बैठे हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, तो इनका हमें इनका विश्वास चाहिए भी नहीं, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। मैंने भगत जी नहीं बोला, भगत जी मैंने नहीं बोला था, आदित्य जी गलत बोलेंगे, शर्मा जी मैं ये कहना चाह रहा हूं। अरे गगन भगत जी, गगन भगत जी कुछ भी बोल रहे हैं सर। सुनिए, आप भारत में ही रहते हैं, आप भारत में ही रहते हैं, मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा क्या? हम सारे रहते हैं। नहीं, हाँ हम सारे भारत में ही रहते हैं। बिल्कुल। इस देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है सर? नरेंद्र दामोदर मोदी सर। तो वो किसके प्रधानमंत्री हैं? हर भारतीय के प्रधानमंत्री है ना, भारत के, इंडिया के। हाँ सर, हर भारतीय के भी है, हर भारतीय के प्रधानमंत्री बिल्कुल है प्रधानमंत्री। तो ठीक है सर, तो फिर जब इस तरह की प्रोवोकेटिव लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सोच समझ कर बोला कीजिए। नहीं कहा है, उन पे डाला हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जब उनको विशेष तौर पर
सबके सामने कहा गया, डिवाइडर इन चीफ कहा गया, नेशनल टीवी पे कहा गया। तो फिर उन्हें क्या कहा जाए? यानामीर उनके बारे में क्या कहा जाए जिनकी सरकार, अरे सुन लीजिए सर, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पलायन तो बहुत ग्रेजुअली स्टार्ट हो गया था, जिन्होंने उस पलायन के लिए हालात क्रिएट किए और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया और लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, उनके लिए क्या उपाधि होनी चाहिए? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.